दोस्तों, मैं राम धाकड़ एपिकल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अमरूद के बारे में। वही अमरूद जिसे हम सामान्य भाषा में जामफल के नाम से जानते हैं, जिसे हम बीही कहते हैं। वही अमरूद जिसे हम सीडियम गुआजावा, उष्ण का सेब या गरीबों का सेब के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद को भारत के कई राज्यों में लगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। अगर अमरूद के लिए सोइल की बात करें तो सभी प्रकार की सोइल में लगाया जा सकता है। इसको हमेशा 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में लगा सकते हैं। ऐसी मिट्टी में कभी नहीं लगाना है जो क्षारीय मृदा हो, जिसका पीएच मान मोर देन 7 हो, 7 से ज्यादा पीएच मान हो। उस मिट्टी में अगर अमरूद को लगाया जाए तो वहां पर उखटा की समस्या अधिक आएगी। उखटा एक बीमारी है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक फंगस से होती है। यहाँ पर जो फंगस है वो फ्यूजेरियम सीडी है, उसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो क्षारीय मृदाओं को छोड़कर वैसी सभी मृदाओं में लगा सकते हैं जिसका पीएच मान लगभग 6.5 से 7.5 के बिटवीन हो, एवं उसका जल निकास या वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो अमरूद होता है यह पानी के लिए अति संवेदनशील है। अर्थात ये कहें कि जल भराव अगर अमरूद के खेत में या ऑर्चर्ड में हो गया है तो अमरूद वहां पर अच्छे से उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो आइए इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें वानस्पतिक नाम की, इसका बोटेनिकल नेम क्या है। तो अमरूद का जो वानस्पतिक नाम है वो है सीडियम गुआजावा। सीडियम जो है वो उसका वंश या जीनस है, जबकि गुआजावा जो है वो इसकी प्रजाति है। यहां ध्यान रखना है आपको, सीडियम में पी साइलेंट होता है। अब परिवार की बात करें तो इसका जो परिवार है वो मिर्टेसी है। मिर्टेसी परिवार की अगर बात करें तो यह परिवार जामुन का है, अमरूद का भी है, और मसालों में लौंग होता है। लौंग जिसे हम क्लोव के नाम से जानते हैं, उसका परिवार भी मिर्टेसी है। तो 3 क्रॉप्स आपको यहां से याद रखना है, गुआवा या अमरूद, उसके बाद जामुन की बात करें, इसके अलावा लौंग या क्लोव की बात करें तो उसका परिवार भी मिर्टेसी है। गुणसूत्र की बात करें तो इसमें आधारभूत जो गुणसूत्र होते हैं, बेसिक नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो 11 होते हैं। अगर ये द्विगुणित की बात करें, डिप्लॉइड की बात करें तो 22 गुणसूत्र होंगे, और अगर ट्रिप्लॉइड की बात करें तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 33 यानी कि 33 होगी। अन्य नाम की बात करें तो इसे गरीबों का सेब कहते हैं। इसके अलावा इसे उष्ण का सेब यानी कि ट्रॉपिकल एप्पल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अमरूद है वह मुख्यतः ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसलिए इसे गरीबों का सेब और उष्ण का सेब के नाम से जाना जाता है। अब उसकी उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो पेरू माना जाता है। पेरू या ओरिजिन पैलेस या नेटिव पैलेस इसका माना जाता है। जलवायु की बात करें तो जैसे हमने पिछले कुछ फलों के बारे में पढ़ा था, आम के बारे में पढ़ा था, ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा था। केले के बारे में पढ़ा था, वो भी ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा था। पपाया के बारे में पढ़ा, वो भी ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। वैसे ही अगर हम गुआवा की बात करें या अमरूद की बात करें तो यह भी ट्रॉपिकल जलवायु का ही पौधा है। तो यहां याद रखना है आपको, ट्रॉपिकल उष्ण यानी कि जहां तापमान ज्यादा है वहां पर भी इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। अब बात करें फल प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो जो पपीता, केला का जो फल प्रकार है वही अमरूद का फल प्रकार है। मतलब जो इसका फल प्रकार है वो बेरी है, टाइप ऑफ फ्रूट बेरी। श्वसन दर की बात करें तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, अर्थात जैसे तोड़ने के बाद इनकी श्वसन दर बढ़ जाती है और श्वसन दर बढ़ जाएगी तो ये पक जाते हैं। मतलब इसे हम सीधी भाषा में कहें तो इंक्रीज हो जाएगी इसकी रेस्पिरेशन रेट, और इंक्रीज हो जाएगी तो ये पक जाएंगे, तो ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करें खाने योग्य भाग कौन सा है, तो अमरूद की अगर बात करें तो ये स्यूडो फ्रूट होता है। फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट या झूठा फल होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो पुष्पासन या थैलेमस से हो जाता है, और पुष्पासन से जिन भी फलों का निर्माण होता है उन्हें झूठे फल कहते हैं। जैसे एप्पल की बात करें, नाशपाती की बात करें तो वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो इनका जो खाया जाने वाला भाग है, इडिबल जो पार्ट है वो थैलेमस है, और थैलेमस के साथ हम उसका पेरिकार्प यानी कि छिलका भी खा जाते हैं, तो ये पेरिकार्प। तो थैलेमस वो पेरिकार्प या पुष्पासन पेरिकार्प इसका खाया जाने वाला भाग होता है। प्रसारण की बात करें, प्रोपोगेशन की बात करें तो यहां पर 2 मेथड प्रोपोगेशन की उपयोग में लाई जाती है। एक होता है बूटी, जिसे हम इंग्लिश में एयर लेयरिंग के नाम से जानते हैं। एयर लेयरिंग या मार्कोटेज ग्राफ्टिंग के नाम से भी इसे जानते हैं, या चाइनीज लेयरिंग के नाम से भी इसे जानते हैं। बूटी
या एयर लेयरिंग। तो यह सामान्य विधि है प्रसारण की। अब बूटी की अगर बात करें तो एक बूटी बांधेंगे तो एक ही पौधा प्राप्त होगा, ज्यादा व्यवसायिक रूप से बूटी के द्वारा प्रसारण नहीं किया जा सकता। तो कमर्शियल जो मेथड है प्रोपोगेशन की वो स्टूलिंग मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। अगर प्रश्न इस प्रकार से आए कि अमरूद में प्रसारण की व्यावसायिक विधि कौन सी है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन गुआवा, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टूलिंग, क्योंकि एक स्टूलिंग से बहुत सारे पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, अगर सामान्य विधि पूछे, व्यावसायिक वाला शब्द नहीं है तो बूटी याद रखना है, और अगर वो व्यावसायिक प्रसारण क्वेश्चन में दे तो आपका आंसर होना चाहिए स्टूलिंग। अब यहां पे ध्यान रखना है कि बूटी और स्टूलिंग दोनों में अपन जड़ लाने का कार्य करते हैं। अब जड़ लाने का अगर काम करेंगे तो हमें यहां पे याद रखना है कि जड़ लाने के लिए एक हार्मोन का यहां पे उपयोग करना है। उस हार्मोन का नाम है IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जो कि एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है और रूट प्रमोट करने का काम करता है। तो बूटी बांधने से पहले और स्टूलिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि छाल हटाने के बाद उस तने वाले जो भाग है उस पे 2000 से 3000 ppm वाले IBA के घोल में इस बूटी को और इस स्टूलिंग को डुबोना है। यहाँ याद रखना है दोस्तों, ये काम हम कर रहे हैं केवल रूट प्रमोट करने के लिए, जड़े लाने के लिए, क्योंकि IBA जो हार्मोन है इसका मुख्य कार्य है बूटी में, कटिंग में जड़े लाना, इसका मुख्य कार्य है। तो IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अब पोषक मान की बात करें तो आम में जो अमरूद जो होता है वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अधिक मात्रा में इसमें विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अलावा पेक्टिन भी होता है, ये याद रखना है, पेक्टिन जो कि जेली बनाने का मुख्य घटक है। अमरूद एक ऐसा फल है जिसके द्वारा जेली भी बनाई जाती है। जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई फल है तो वह फल अमरूद है, और अमरूद में पेक्टिन जो होता है वो भरपूर होता है। अमरूद का जो अधपका फल होता है, अधपका फल यानी कि थोड़ा सा हल्का कच्चा और हल्का पका हुआ उसके बीच वाला फल है, तो उसमें पेक्टिन का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, और पेक्टिन का कंटेंट ज्यादा होता है तो ऐसे फल का उपयोग अपन जेली बनाने के लिए कर सकते हैं। तो विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसमें होता है, इसके अलावा पेक्टिन, विटामिन बी भी होता है, और बहुत सारे खनिज भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं पुष्प क्रम की। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, वो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम है वो सोलिटरी प्रकार का है। परागण की बात करें तो जैसे मैंगो में पर परागण था, पपाया में पर परागण था, केले में भी पर परागण था, वैसे यहां पर भी क्रॉस पोलिनेशन ही होता है, पर परागण ही होता है। बीज पत्र की बात करें, मोनोकोट में आता है कि डाइकोट में आता है, तो आपको यहां पे भी याद रखना है कि डाइकोट में है। क्यों, फिर मैं एक बार बता रहा हूं, जो मोनोकोट में है वो केला आता है, पाइनएप्पल होता है, सुपारी होता है, खजूर होता है, नारियल होता है, पामेरा पाम होता है और ऑयल पाम होता है। ये सब एक बीज पत्री में आते हैं, जबकि बाकी जितने भी फल बचे हुए वो सब काय में जाएंगे, द्विबीज पत्री में जाएंगे। मैंने यहां गलती से एक बीज पत्री लिख दिया है, तो आपको याद रखना है द्विबीज पत्री होगा ये, द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलीडन में आएगा, क्योंकि मिर्टेसी फैमिली जो है उसको हमने एक बीज पत्र में नहीं पढ़ा है, वो द्विबीज पत्र में आता है। तो याद रखना है दोस्तों, डाइकोटी है या द्विबीजपत्री है, आपको याद रखना है। रेशा की बात करें तो इसमें रेशे का मान या फाइबर का मान होता है, जैसे अंजीर जो होता है, फिग जिसे हम कहते हैं, वो भी रेशे से भरपूर होता है। वैसे ही अगर बात करें अमरूद की तो इसमें भी रेशा लगभग 6.8 से 6.9 या 7% तक रेशा इसमें होता है। तो 6.9 एक आंकड़ा है, आपको याद रखें। रोपण कब करेंगे, इसकी प्लांटिंग कब करेंगे हम, तो इसकी प्लांटिंग जनरली की जाती है जुलाई अगस्त, यानी कि खरीफ सीजन में अपन इसकी प्लांटिंग करेंगे। बरसात के सीजन में जुलाई अगस्त में हम खेतों में इसको लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे किसान जिनके पास पानी की सुविधा फरवरी मार्च में है, ऐसे किसान इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। तो जनरली जुलाई अगस्त में जिन किसानों के पास पानी की कमी है वो जुलाई अगस्त में लगाएं, और पानी पर्याप्त मात्रा में है तो इसको हम फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। अब बात करें कि स्पेसिंग क्या है, तो स्पेसिंग यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे को कितनी दूरी पे लगाया जाए, तो यहां याद रखना है, वैसे जनरली अगर बात करें तो 8x8 मीटर की दूरी पे, 8x8 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। लेकिन आजकल किसान जो है वो थोड़ा सा हाई डेंसिटी पे लगा रहे हैं, तो 5x5, 6x6, 4x4 मीटर की दूरी पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन जो एक्चुअल है वो है 8x8 मीटर। लेकिन किसान ज्यादा पौधे लगाने के दृष्टिकोण से सोचता है तो वह
5x5 6x6 मीटर पर भी इसको लगाता है। अब बात करें हम वेराइटियां कौन कौन सी है इसकी, कौन कौन सी अच्छी वेराइटियां, तो बात करें हम जो सबसे अच्छी वेराइटी मानी जाती है वो है लखनऊ 49 L49 या लखनऊ 49, जिसे सरदार अमरूद भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि आम अमरूद की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसे सरदार अमरूद भी कहा जाता है, तो L49 एक ऐसी वैरायटी है अमरूद की जिसे सरदार अमरूद के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद सफेदा, ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित वैरायटी है। सफेदा मतलब इसका जो गूदा होता है वो सफेद रंग का होता है। सहारनपुर सीडलेस, यहां पे याद रखना है। देखिए अगर यहां पे अगर हम बात करें हम तो लगभग वेराइटियां इसकी बहुत ऐसी वेराइटियां जिसमें सिटी का नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पे लखनऊ आ रहा है, यहाँ पे इलाहाबाद आ रहा है, यहाँ पर सहारनपुर आ रहा है, तो आपको ऐसी चीजें याद रखना है। फिर धारीदार भी इसकी वेराइटी है, चित्तीदार इसकी वेराइटी है, हप्सी इसकी वेराइटी है। इसके अलावा ललित भी इसकी एक सिलेक्शन के द्वारा प्राप्त वेराइटी है। इलाहाबाद सफेदा से सिलेक्शन के द्वारा इस वेराइटी को प्राप्त किया गया है। श्वेता इसकी वेराइटी है। फिर एप्पल कलर इसकी वेराइटी है। सफेद जाम जाम यानी कि जामफल है तो सफेद कलर का है तो सफेद जाम नाम रखा है। कोहिर सफेद एक हाइब्रिड वेराइटी है। अर्का मृदुला, तो ये भी सिलेक्शन के द्वारा प्राप्त हुई है और इसका जो सिलेक्शन किया गया है वो इलाहाबाद सफेदा से किया गया है। तो इलाहाबाद सफेदा से एक तो ललित किस्म का सिलेक्शन हुआ है और एक हुआ है अर्का मृदुला का सिलेक्शन, जिसे हम चयन या वरण के नाम से भी जानते हैं। ब्रीडिंग की एक मेथड है जिसे सिलेक्शन या वरण या चयन के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद सफेदा से सिलेक्शन के द्वारा दो वेराइटी मिली, एक का नाम है ललित और एक का नाम है अर्का मृदुला। अब हम बात करें अमरूद में बहार। सबसे पहले बात करते हैं बहार किसे कहते हैं, तो अमरूद में पुष्प आने को ही बहार कहा जाता है। पुष्प जो आ रहे हैं वो बहार कहलाती है। इसके पहले हमने एक बात करी थी कि केला जो होता है वो पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देता है, लेकिन अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद में एक साल में 3 बहार आती है। अर्थात ये कहे कि अमरूद का जो पौधा होता है वो एक साल में 3 बार फल देता है। ठीक है, 3 बार फल देता है अमरूद। केला पूरे जीवन में केवल एक ही बार फल दे रहा था, लेकिन अमरूद का जो पौधा होता है वो एक वर्ष में 3 बार फल देता है। ठीक है, तो जो पुष्पन आ रहे हैं उनको बहार कह रहे हैं। तो उस बहार के आधार पे इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें अम्बे बहार। अम्बे बहार जो होती है, वैसे इस बहार की अगर बात करें तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इसे खराब बहार की श्रेणी में रखा गया। अब खराब बहार इसलिए है क्योंकि इसमें जो फलन होता है वो जुलाई सितंबर में होता है। जुलाई यानी कि बरसात में होता है और बरसात में फ्रूट फ्लाई का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है और फल जो है उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो अम्बे बहार जो होती है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत खराब बहार होती है। अम्बे बहार में जो पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग का जो समय होता है वो होता है फरवरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग होगी। और अगर फ्रूटिंग की बात करें तो ये फ्रूटिंग होती है बरसात के दिनों में यानी कि जुलाई सितंबर में, और उस समय जो फल हम खाएंगे वह अंदर से खराब निकलेगा क्योंकि वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता है और फ्रूट फ्लाई ने उसको क्या कर दिया, फ्रूट को डैमेज कर दिया है। अब इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है ABFMJS, ABFMJS। तो आपको यहां याद रखना है AB का मतलब होता है अम्बे बहार, A फॉर अम्बे, B फॉर बहार। F की बात करें तो फरवरी, M की बात करें तो मार्च, J की बात करें तो जुलाई और S की बात करें तो सितंबर। तो ऐसे हुआ अम्बे बहार, फरवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर। इसको हम अपनी भाषा में अगर याद करें तो AB को हम बोलेंगे अमिताभ बच्चन। क्या बोलेंगे? अमिताभ बच्चन। FM जब हम रेडियो पे FM वगैरह सुनता है तो हम यहाँ पे एक ट्रिक के लिए यूज कर रहे हैं, इनका नाम अमिताभ बच्चन FM सुन रहे हैं। अब FM सुन रहे हैं तो कहां सुन रहे हैं? तो FM सुन रहे हैं जयपुर स्टेशन पर। ये याद रखना है आपको, अमिताभ बच्चन FM सुन रहे हैं जयपुर स्टेशन पर। और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतने महान सेलिब्रिटी है, अगर स्टेशन पर वो FM सुनेंगे खुले में तो उनके जो फैंस है वो इनको घेर लेंगे और घेर लेंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए ये खराब आदत है, खराब है ये उनके स्वास्थ्य के लिए। तो याद रखना है अमिताभ बच्चन FM सुन रहे जयपुर स्टेशन पे, ये खराब बात है क्योंकि उनके फैंस उनको घेर लेंगे, उनको जाने नहीं देंगे तो उनके लिए बहुत खराब रहेगा। तो अमिताभ बच्चन FM जयपुर स्टेशन, ये पहला हुआ। खराब होती है अम्बे बहार, इसलिए इस बहार को लिया नहीं जाता है, इसको
आगे बढ़ा दिया जाता है, इसी को कहते हैं बाहर नियंत्रण। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाहर नियंत्रण क्या होता है। फिर होता है मृग बहार। मृग बहार यानी कि एक ऐसी बहार है जो सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी के अगर कोई फ्रूट्स प्राप्त होते हैं अमरूद के तो वह बहार होती है मृग बहार, जो कि सर्वोत्तम बहार है। और इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो जून जुलाई में होती है, मतलब बरसात के समय फ्लावरिंग हो रही है। और उसके बाद जब इसकी फ्रूटिंग की बात करें तो फ्रूटिंग हो रही है नवंबर और जनवरी में, यानी कि रबी सीजन में इसकी फ्रूटिंग हो रही है। और ये जो इस नवंबर जनवरी में जो हमें फल प्राप्त होते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले प्राप्त होते हैं, प्रोडक्शन भी ज्यादा प्राप्त होता है। तो यह बहार सभी दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मानी जाती है। तो मृग बहार सर्वोत्तम बहार है जिसमें फ्लावरिंग का समय है जून जुलाई और फ्रूटिंग का जो समय है वो है नवंबर से जनवरी। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है MBJJNJ। इसके मतलब समझे, M यानी कि मृग, B यानी कि बहार, J यानी कि जून, फिर J यानी कि जुलाई। 2 महीने कंटिन्यू अगर JJ की बात करें तो जून और जुलाई। और यहाँ NJ नवंबर और जनवरी, नवंबर और जनवरी। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस हमेशा याद रखना, पहले बहार का नाम है, उसके बाद फ्लावरिंग का समय है, पुष्पन का है, और देन आफ्टर फ्रूटिंग। पहले फ्लावरिंग होगी देन आफ्टर फ्रूटिंग होगी। तो यहां याद रखना है MB यानी कि मोबाइल, MB मतलब मोबाइल में, JJ जब जब, मोबाइल में जब जब नेटवर्क आता है जान आ जाती है। मोबाइल में जब जब नेटवर्क आता है जान आ जाती है। और जान है तो जहान है, अच्छी बात है, सर्वोत्तम बात है, अच्छी बात है। मतलब सबसे अच्छी बहार जो है वो मोबाइल वाली बहार है, क्योंकि मोबाइल में अगर नेटवर्क आ गया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब यह सर्वोत्तम बहार होती है। इसके बाद हम बात करें जो एक और बहार है वो है हस्त बहार। हस्त बहार जो है वो अच्छी गुणवत्ता वाली है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन बहुत ही कम प्राप्त होता है। तो कम उत्पादन प्राप्त हो रहा है, लोअर प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है। और इसका जो फ्लावरिंग का समय है वो अक्टूबर नवंबर होता है, और मेनली जो फ्लावरिंग होती है वो अक्टूबर में होती है। और अगर फ्रूटिंग की बात करें तो फरवरी से अप्रैल के बीच में होती है। फरवरी से अप्रैल के बीच में, मतलब रबी सीजन के एंडिंग से लेकर अभी जो अपने को प्राप्त हो रहे हैं फल, अप्रैल तक, मई तक जो फ्रूटिंग अमरूद प्राप्त हो रहे हैं अमरूद के, वो हस्त बहार है। यानी कि फरवरी से अप्रैल, यानी कि जायद जो होती है अपनी, या गर्मी आ जाती है, उस समय जो फल प्राप्त हो रहे हैं वो इसी ग्रुप में आते हैं। इसको याद रखने के लिए HBONFA, HB यानी कि हस्त बहार, अक्टूबर नवंबर फरवरी अप्रैल। तो यहां आपको याद रखना है जो ट्रिक है इसकी, कि हर बार कोई भी चीज बना लिया जाए कि हर बार हाथ से ओन मत करो, FA फालतू में, फालतू की स्पेलिंग है तो FALTU, तो अपन शुरू के 2 वर्ड यूज कर सकते हैं कि हर बार ओन मत कर फालतू में। कुछ भी चीज, जैसे फैन की बात करें तो हर बार फैन को ऑन मत कर फालतू में, तो हर बार ऑन मत कर फैन को फालतू में। तो इस प्रकार से ट्रिक्स, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि सर्वोत्तम बहार में फ्लावरिंग कब होती है, तो सर्वोत्तम बहार कौन सी थी, मोबाइल वाली थी, मृग बहार। अब उसमें पुष्पन कब होता है, तो पुष्पन होता है जून जुलाई। फलन कब होता है, नवंबर जनवरी में। तो इस ट्रिक से आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाहर नियंत्रण किसे कहते हैं, बाहर ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। तो बाहर नियंत्रण का मतलब होता है कि जो बाहर अच्छा फ्लावरिंग, अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे रही है, ऐसे बहार जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उस बहार को स्किप कर देना। अब स्किप करना है इस बहार को, क्योंकि यह जो बहार है वो अच्छी क्वालिटी के फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब अम्बे बहार का पुष्पन का समय होगा फरवरी मार्च में, उस समय पुष्प को झड़ा देंगे, उसकी शाखा को काट देंगे, उस पौधे के आसपास हम मिट्टी में खोदकर उसकी जड़ें काट देंगे, सिंचाई रोक देंगे, या हाई कंसंट्रेशन में NA का स्प्रे कर देंगे, या हम 15% यूरिया के घोल का स्प्रे कर देंगे। तो ये सारे काम करने से जो इस बहार के पुष्प आते हैं फरवरी मार्च में, ये सब झड़ जाएंगे। और पुष्प अगर नहीं होंगे या पुष्प सारे झड़ जाएंगे तो फ्रूटिंग होने वाली नहीं है। तो बाहर नियंत्रण का मतलब होता है ऐसी बहार जो उत्पादन नहीं दे रही है, उस बहार को स्किप कर देना है और अगली बहार पे चले जाना है। पौधे को आराम भी मिल जाएगा, ताकि अगली बहार जो आने वाली है उसमें पौधा जो है वो अच्छी फ्रूटिंग या अच्छी फ्लावरिंग
दे सके। तो इसे ही हम बाहर नियंत्रण के नाम से जानते हैं। शाखाएं काट देते, हेडिंग बैक एक क्रिया होती है ट्रेनिंग प्रूनिंग की। तो हेडिंग बैक यानी कि उसकी शीर्षस्थ शाखाओं को काट देंगे, वो उन शाखाओं को वहां से हटा देंगे ताकि पुष्पन वहां पर नहीं होगा, और पुष्पन अगर नहीं हुआ है तो फ्लावरिंग भी आने वाली नहीं है। इसके बाद हम बात करें अमरूद की कीट कौन से हैं, बीमारियां कौन सी है। तो अमरूद के मुख्यतः 2 कीट हैं। एक कीट है छाल खाने वाला कीड़ा, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, जिसका जूलॉजिकल नाम है इंडरवेला स्पीसीज। इंडरवेला जो है, जो उसकी जो शाखाओं की जो छाल होती है उसको वो नुकसान पहुंचाता है, और वहां पर पौधे की जो जहां पे जॉइंटेड वाले होते हैं वहां पर सुरंग बना के अंदर घुस जाता है और उस लकड़ी को वो खाता है। बार्क ईटिंग कैटरपिलर पहला। और दूसरा है फल मक्खी। जैसे अमरूद आम में जो नुकसान पहुंचाई थी फल मक्खी ने, वैसे अमरूद में भी फल मक्खी जो है वो यहां पर नुकसान पहुंचाती है। वही फल के अंदर अंडे देगी और इस वाले बाहर के जो फल है उनको वो खराब कर देती है। तो 2 इसके मुख्य पेस्ट है। एक का नाम है मेन जो है इसका पेस्ट है वो है बार्क ईटिंग कैटरपिलर इंडरवेला स्पीसीज, और दूसरा है फ्रूट फ्लाई फल मक्खी डेकस स्पीसीज जो है वो 2 इसके कीट है। बीमारियों की बात करें तो बीमारी इसमें वैसे मुख्यतः लगती है उखटा, और उखटा जो बीमारी है वो लगती है फ्यूजेरियम सीडी नामक फंगस के द्वारा, फ्यूजेरियम। और इससे बचने के लिए हमें याद रखना है कि इसको कभी भी अमरूद को क्षारीय मृदा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्षारीय मृदा में एल्कलाइन सोइल में आप अमरूद को लगाओगे तो उखटा की समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा अमरूद में एंथ्रेक्नोज भी होता है। वही एंथ्रेक्नोज कोलेट्रोट्राइकम सीडी के द्वारा, कोलेट्रोट्राइकम फंगस के द्वारा होता है। और इसमें एक कुरचना भी होती है, डिसऑर्डर भी होता है। उस डिसऑर्डर का नाम है ब्राउजिंग, और जो ब्राउजिंग होता है वो डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से अमरूद में ब्रांजिंग नामक व्याधि देखी जाती है। तो ये हमने आज पढ़ा अमरूद के बारे में, कुछ बातें पढ़ी है, कुछ ट्रिक से मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा इसका बेसिक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। तो ये इसकी कल्टीवेशन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैं लेके आया जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं के बारे में मैंने यहां पर पढ़ाया है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।